अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। कनाडा का वीज़ा हासिल करने का अभी तक आपके पास गोल्डन चांस मौजूद है, मगर वीज़ा के लिए अप्लाई करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपके लिए जान लेना बहुत ही ज़रूरी है वीज़ा अप्लाई करने से पहले। जैसे कि कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट कम से कम कितनी होनी चाहिए, अगर आप सिंगल पर्सन अप्लाई करते हैं तो कितनी होनी चाहिए, अगर आप विथ फैमिली अप्लाई करते हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, वीज़ा ऑफिसर कौन सी ऐसी चीज़ देखता है वीज़ा इशू करने से पहले, वीज़ा डिसीजन लेने से पहले, जिस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना होता है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से देने चाहिए जिससे आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के अप्रूवल के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। आपको कनाडा के वीज़ा के लिए अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपके अपने चांसेस कितने हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें और वीज़ा अप्रूवल टिप्स, ये सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे इस वीडियो में। ये मुकम्मल वीडियो देखने के बाद एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि काफ़ी लोग अपनी डॉक्यूमेंटेशन खुद करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स खुद बनाते हैं, मगर फ़्लाइट रिज़र्वेशन पे आके अटक जाते हैं। नहीं पता होता कि ये कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। फ़्लाइट रिज़र्वेशन एक डमी फ़्लाइट टिकट होती है जो आपको चाहिए होती है वीज़ा प्रोसेस के लिए। ये आप सोलो ट्रैवल टाइगर की वेबसाइट से भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप गूगल करते हैं सोलो ट्रैवल टाइगर तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे ये डोमेन आप चेक कर लें, ये है solotraveltiger.com। यहाँ पे आप क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप जाएं फ्लाइट रिजर्वेशन में, यहाँ पे आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए अब आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको लाखों रुपए भी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कनाडा के वीज़ा के लिए खुद घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको तसल्ली भी रहती है कि आपने अथेंटिक डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है कनाडा की एम्बेसी को। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि स्टार्ट कहाँ से लेना है, तो ये तमाम डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर वीज़ा रेशियो की बात करें तो नो डाउट अभी भी कनाडा का वीज़ा अप्रूवल रेशियो जो है वो बेहतर है कंपेयर टू दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे कि शेंगन कंट्रीज़, मगर फिर भी हमेशा लास्ट डिसीजन जो है वो एम्बेसी का होता है। कनाडा ही क्यों, उसके कुछ रीजंस मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। अगर आप कनाडा जाते हैं तो वहां पे रहते हुए आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है, बगैर एग्जिट के आपको एग्जिट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। विजिटर वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा में भी कन्वर्ट हो जाता है। ऑफ कोर्स वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद विजिटर वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है, आपका विजिटर वीज़ा ओपन वर्क परमिट में भी कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मकसद है कि अगर आप लीगल तरीके से एक बार कनाडा एंटर हो जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर लेता हूं जो आपके यकीनन काम आएंगी। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले एक बेहतरीन किस्म का कवरिंग लेटर चाहिए होता है, जिसमें आप स्ट्रॉन्ग रीजंस देते हैं कनाडा जाने के लिए और कनाडा से वापस आने के लिए। आपको टू द पॉइंट डिटेल्स वहां पे डालनी होती हैं, एक्स्ट्रा डिटेल्स भी डालने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोग 3 पेज 4 पेजेस के कवरिंग लेटर जो है वो बना लेते हैं, उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। टू द पॉइंट बात करनी होती है और स्ट्रॉन्ग रीजंस आपने देने होते हैं। उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप कनाडा जाएंगे और वापस आएंगे या नहीं, ये आपको प्रूव करना होता है अपने कवरिंग लेटर में और डॉक्यूमेंट्स में। दूसरे नंबर पे है डे बाय डे ट्रेवल प्लान, जिसमें आपने अपने सारे डेज़ की, जितने भी नंबर ऑफ डेज़ आप वहाँ पे स्टे करेंगे, उनकी एक्टिविटीज़ देनी होती हैं डे 1 से लास्ट डे तक। ये सारी एक्टिविटीज़ आपको जस्टिफाई करनी होती हैं। कितने दिन का आपका ट्रेवल प्लान होना चाहिए और कौन सी डेट्स पे आप जानते हैं, ये चीज़ें मैटर रखती हैं। इस हिसाब से बनाएं कि आपका ट्रेवल प्लान जेन्युइन लगे। तीसरे नंबर पे है ट्रेवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट। अगर आप पहले कुछ कंट्रीज विजिट कर चुके हैं तो उनको आप अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं ट्रेवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट में, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जाती है वीज़ा ऑफिसर के सामने तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट के सारे पेजेस चेक नहीं किए जाते। जैसे ये डॉक्यूमेंट वीज़ा ऑफिसर के सामने जाता है तो उसको आइडिया हो जाता है कि आप इतने कंट्रीज पहले विजिट करके वापस अपने कंट्री जा चुके हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आपके पासपोर्ट चेक किया जा सकता है। वो लोग जिन्होंने कोई कंट्री विजिट नहीं किया उनके लिए इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती।
ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप खुद भी बना सकते हैं, मगर एक चीज़ माइंड में रखें कि यहाँ पे गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। वो लोग जिनको नहीं पता कि ये 3 डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं, या वो लोग जो ज़्यादा चार्जेस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको ये 3 डॉक्यूमेंट्स और इसके अलावा होटल बुकिंग और फ्लाइट रिजर्वेशन, ये 5 डॉक्यूमेंट्स मेरी टीम भी बना के दे सकती है। इस पे हमने बहुत कम चार्जेस रखे हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सके। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या वॉइस मैसेज करके मेरी टीम से राब्ता कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फटाफट से एक ओवरव्यू दे देता हूं कि इन 5 डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए, जिसमें पहले नंबर पे होता है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपको ऑनलाइन फिल करना होता है। उसके बाद आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। आपके अकाउंट में कितने पैसे हों ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके जितने भी प्रीवियस पासपोर्ट्स हैं उन सारे पासपोर्ट्स के यूज पेजेस के आपको सेट्स बनाने होते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए CNIC, FRC, अगर आप मैरिड हैं तो MRC, अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं तो फिर आपको बर्थ सर्टिफिकेट्स भी चाहिए होंगे। इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं तो आपको चाहिए जॉब लेटर और आखिरी 3 महीनों की पे स्लिप्स। अगर आप बिजनेस करते हैं तो फिर आपको अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। अगर बैंक बैलेंस की बात करें तो किसी भी डेवलप्ड कंट्री ने आपको अमाउंट डिक्लेयर करके नहीं बताया कि इतना अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए। ये डिपेंड करता है, हमेशा आपको ये बताया जाता है कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप अपना ट्रिप ख़त्म करके वापस आ सकें, मगर इसकी कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे आप कनाडा का प्लान बनाते हैं, 10 दिनों का प्लान बनाते हैं और आप एक पर्सन विजिट करने जाते हैं और 10 दिनों के लिए आपने अपना बजट रखा है 8 लाख रुपए कि आप 8 लाख रुपए वहाँ पे जाके आप स्पेंड करेंगे। तो इस हिसाब से आपके अकाउंट में कम से कम 8 लाख का डबल आपके अकाउंट में होना चाहिए। वो इसलिए कि अगर आप वहाँ पे जाके 8 लाख रुपए एक्सपेंस हैं वहाँ पे आप खर्च करते हैं तो वापस आने के बाद भी आपके अकाउंट में कम से कम 7-8 लाख रुपए होने चाहिए। वीज़ा ऑफिसर ये भी देखता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। अगर आप वहाँ पे 8 लाख रुपए जाके खर्च करते हैं तो वापस आने के बाद आपके सर्वाइवल के लिए आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो 7 से 8 लाख एक्स्ट्रा आपके अकाउंट में होने चाहिए। उसके बाद अगर आप अगर मैरिड हैं और वाइफ के साथ अप्लाई करते हैं तो फिर उसकी कैलकुलेशन आप इस हिसाब से कर सकते हैं। अगर 10 दिन का प्लान है और आपने अपना बजट 8 लाख रखा है मिसाल के तौर पे, तो आपकी वाइफ का बजट आपके बजट का हाफ होना चाहिए। अगर आपने 8 लाख रखा है तो आपकी वाइफ का होगा 4 लाख, यानी कि आपके 12 लाख टोटल बजट होगा जो वहाँ पे जाके आप स्पेंड करेंगे। मगर फिर भी आपके अकाउंट में प्लस 6 या 7 लाख रुपए एक्स्ट्रा होने चाहिए जो वापस आके आप यहाँ पे खर्च करेंगे। तो कहने का मकसद है कि अगर हस्बैंड वाइफ अप्लाई करते हैं तो आपके अकाउंट में कम से कम 18-20 लाख रुपए होने चाहिए। इसी तरीके से अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं, अगर आपके बच्चे भी हैं वो भी साथ ट्रैवल करते हैं, तो एक बच्चे का आपके बजट का हाफ आप रख सकते हैं जैसे कि आपने अपने वाइफ का रखा। तो इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये कम से कम बजट है, इससे ज़्यादा अगर आपके पास है तो वो ज़्यादा प्लस पॉइंट होते हैं आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करें कि सिर्फ बैलेंस आपके अकाउंट में होना काफ़ी नहीं है वीज़ा अप्रूवल के लिए। आपसे 4 महीने, 5 महीने या 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट क्यों मांगी जाती है? वो इसलिए मांगी जाती है कि हर मंथ आपके अकाउंट में कितने पैसे आते हैं और आपके एक्सपेंसेस कितने हैं और एंड ऑफ द मंथ आपके कितनी सेविंग है आपके अकाउंट में। अगर ज़्यादा आप सेव कर लेते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर ये भी देखता है कि आपकी अर्निंग कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं, एंड ऑफ द मंथ आप कितना सेव कर लेते हैं। अगर अच्छा खासा आप सेव कर लेते हैं तो फिर आप यहाँ पे अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, आप वहाँ पे विजिट करके वापस आ सकते हैं। अगर आपकी अर्निंग एंड ऑफ द मंथ ख़त्म हो जाती है तो उससे ये ज़ाहिर होता है कि आपकी यहाँ पे सेविंग्स नहीं है, तो वीज़ा ऑफिसर को ये लगेगा कि आप वहाँ पे जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट आपको एक्स्ट्रा देने चाहिए जिससे आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं? अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और उसकी वैल्यूएशन लेटर, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लाजमी देने चाहिए अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। इससे आपकी टाइज जो हैं वो मजबूत हो जाती हैं अपने कंट्री के साथ। वीज़ा ऑफिसर भी सेटिस्फाई हो जाता है कि आप सिर्फ टूरिज्म पर्पज़ के लिए जाते हैं या जो भी आपका पर्पज़ है और अपना ट्रिप ख़त्म करके आप वापस आएंगे। ये सारी चीज़ें जान लेने के बाद अब आपको इतना
आइडिया हो गया होगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आपके चांसेस कितने हैं और आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपके टाइज कितने हैं, आपका बिजनेस या जॉब कैसा है, सैलरी कितनी है, आपकी सेविंग्स कितनी है, और इसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी या टाइज वगैरह हैं। ये हर किसी के पास नहीं होती प्रॉपर्टी, उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, मगर अगर आपके पास है तो आपको लाजमी देना चाहिए, इससे अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कनाडा के वीज़ा के लिए आप अप्लाई करेंगे कैसे, उस पर मैं पहले एक मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप वीज़ा गाइड बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।